आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आपके थियरी ऑफ मशीन अर्थात जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर है उसका 3rd लेक्चर है जो कि चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट का आपका 3rd लेक्चर है स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में, जैसे कि आपका जो 5वें सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जो आपका ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, जो आपका और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उन सबका जो नोट्स है वो अवेलेबल हो चुका है। टोटल हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये नोट्स जो हैं हमारे एप्लीकेशन पर दिए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो है आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है हमारा AKC टेक्निकल क्लासेज। आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। देखिए, जो पेड बैच है वो ओनली आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल इन दोनों सब्जेक्ट के चलाए जा रहे हैं। इनके साथ ही साथ इसमें आपके सभी चैप्टर के टॉपिक रहेंगे, और इसके साथ ही साथ आपका हैंड रिटन नोट्स फ्री रहेगा। जो भी बैच प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल का बैच ज्वाइन करते हैं उनको हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, उसमें ही इंक्लूड रहेगा। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट मान लीजिए वीडियो लेक्चर नहीं लेना चाहते हैं, कास्ट उसकी प्राइस अगर महंगी पड़ रही है, तो वो अलग से भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल का नोट्स परचेज कर सकते हैं। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका IMET है, जो आपका IMET सब्जेक्ट है, ये लगभग 5वें सेमेस्टर में सभी ब्रांच के स्टूडेंट में कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप लोग इसका बैच जरूर ज्वाइन करें। ये बैच जो है आपका चलाया नहीं जाएगा, ओनली इसका नोट्स दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, जो कि एकदम आपके ना के बराबर है। केवल इसका जो हैंडलिंग चार्ज होता है, जैसे कि इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज हम लोगों को देना पड़ता है जो भी हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करते हैं, तो उसका बस आपको हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आपके मतलब एकदम समझ लीजिए बहुत ही कम रुपए में है। ठीक, तो ये हम पहली बार इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास ऑफर है। आप अपने ब्रांच से रिलेटेड इस सब्जेक्ट को परचेस कीजिएगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आप लोग इन सभी जो भी दोस्त आपके होंगे उन सभी दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनसे बता दीजिएगा कि IMET का जो पेड है, जो पेड नोट है, वो बहुत ही कम प्राइस में हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, और आप लोग उसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, इसके साथ ही साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो मशीन डिजाइन, थियरी ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल, IMET, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन सभी की हैंड रिटन जो नोट्स है वो हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप लोग वहां से परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइसेस इसकी रखी गई हैं, और एग्जाम टाइम में नोट्स ही बहुत ही बेनिफिट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो चलिए, ये सब पुरानी बातें थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन। इसको समझते हैं कि मशीन और यंत्र विन्यास में क्या क्या अंतर होता है, और बता दें कि यह 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मशीन और मैकेनिज्म में क्या अंतर होता है, मशीन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। ठीक, मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो कि 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबको हम समझाते हुए चलते हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल बताएंगे। आप लोग अच्छे प्रकार से समझते हुए नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मैकेनिज्म में समझेंगे। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में मैकेनिज्म के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, फ्रेम के बारे में बताया था, मशीन के बारे में भी बताया था। तो कुछ इसमें डिफरेंसेस हमें देखना है। तो देखिए, मैकेनिज्म क्या होता है। लिखा गया कि यह कई लिंक के संयोजन से बनता है, जिसमें किसी एक लिंक की गति ही दूसरे लिंक को चलाती है। इसमें किसी बल का ट्रांसमिशन नहीं होता है। देखिए, जो मैकेनिज्म होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम एक फिगर बनाना चाहते हैं। फिगर को आप लोग अच्छे से देखिए और समझते हुए चलिए। देखिए, जो मैकेनिज्म होता है, देखिए बेसिकली देखा यह जाता है जो आपके मशीन होते हैं, जो आपकी मशीन होती है वो आपके मैकेनिज्म के माध्यम से ही बनाई जाती है। जो आपकी मशीन होती है वो आपके मैकेनिज्म के माध्यम से बनाई जाती है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा।
तो वही इसमें लिखा गया है कि जो मैकेनिज्म होती है इसमें तो सबसे पहली बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी फर्स्ट है, ध्यान सुनिए, जो आपकी फर्स्ट लिंक होती है, जो फर्स्ट कड़ी होती है, जो आपकी फर्स्ट कड़ी होती है वही जो है एक कड़ी के माध्यम से दूसरी कड़ी आपकी घूमती है। रिलेटिव मोशन आपका इसमें भी होता है, सॉरी, रिलेटिव मोशन आपके मैकेनिज्म और मशीन दोनों में काम करता है। लेकिन एक चीज और, इसमें आपका जो मैकेनिज्म होता है किसी भी प्रकार के इसमें आपके फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। ध्यान सुनिए, जो मैकेनिज्म होता है इसमें किसी भी प्रकार के फोर्स का ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। मशीन में लिखा गया है कि कोई मशीन कई कड़ियों के संयोजन से बनती है। ध्यान सुनिए, तो कॉमन पॉइंट है, जो आपकी मैकेनिज्म होती है वो भी आपके लिंक के संयोजन से बनती है। साथ ही साथ ये इसमें मशीन में भी लिखा जा रहा है कि जो मशीन होता है वो भी आपके लिंक के संयोजन से ही बनता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच, लिंक्स के माध्यम, जो लिंक इसमें यूज किया उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है। लेकिन यंत्र विन्यास जो मैकेनिज्म होता है इसमें क्या होता है, एक लिंक के माध्यम से दूसरे लिंक चढ़ती है, उसमें कोई बाहर से आउटपुट देना पड़ता है जो प्राइम मूवर की तरह काम करता है। और मशीन क्या क्या कर सकती है, आपको हमने मशीन का डिफिनेशन बताया था कि जो मशीन होती है वो किसी भी उपलब्ध ऊर्जा को, जो अवेलेबल एनर्जी होती है, उसको किसी डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है, वो मशीन होती है। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि मशीन में उपलब्ध ऊर्जा को कार्य में बदलने की क्षमता होती है, जबकि मैकेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। मैकेनिज्म के माध्यम से ही आपकी मशीन बनाई जाती है। सेकंड कह रहा है कि कोई मैकेनिज्म किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है। देखिए, क्रियाशील नमूना मतलब इसमें यह कह रहा है कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी मशीन बनाना रहे, कोई भी मशीन बना रहे तो हम उसका पहले फ्रेमिंग करते हैं कि उसकी शेप कैसी रहनी चाहिए, इसकी कितनी लेंथ विड्थ, कितनी हाइट ऊंचाई, कितनी मोटाई रहनी चाहिए, ये सब हम एक डिजाइन तैयार करते हैं ना। तो वही काम सेम टू सेम मैकेनिज्म का है कि अगर हमें मशीन बनाना है तो हम पहले उसके फ्रेमिंग करेंगे, ढांचा वगैरह सब कुछ अच्छे से तैयार करेंगे। तो इसीलिए इसे हम मशीन का एक तरह से समझ लीजिए सैंपल कहा जा सकता है, किसको, मैकेनिज्म को। ठीक, और मशीन में क्या लिखा है, मशीन लिख रहा है कि किसी मैकेनिज्म को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर ही मशीन बनती है। देखिए, मैकेनिज्म आपका बनकर तैयार है, वो बस आपका एक नमूना है, क्या है वो, आपका बस एक सैंपल है। लेकिन अगर उसमें उसका हम प्रैक्टिकल करें, थोड़ा उसमें कुछ और मॉडिफाई कर दें, तो वही मैकेनिज्म आपके मशीन का रूप ले लेता है। तो इसमें सेकंड डिफरेंस आपका ये हो गया। इसके बाद अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें तो थर्ड डिफरेंस कह रहा है कि मैकेनिज्म का मशीन होना आवश्यक नहीं है, इसका कार्य केवल अपने लिंक में गति को ट्रांसमिट करना होता है। तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जो आपकी मशीन होती है वो अवेलेबल एनर्जी को डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करती है। इनमें जो लिंक यूज किए जाते हैं मशीन में उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है। और मैकेनिज्म क्या होते हैं, मैकेनिज्म ये कोई जरूरी नहीं होता कि वो आपका मशीन ही हो, इसका काम बस इतना होता है कि जितने भी इसमें लिंक आपके यूज किए जा रहे हैं उसमें मोशन अच्छी प्रकार से ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए घड़ी, अपनी घड़ी आपने देखा है ना, घड़ी आपने देखा है, तो इसमें क्या होता है, आप देखते हैं एक सुई जो है धीरे धीरे चलती रहती है, फिर दूसरी सुई चलती है, फिर तीसरी सुई चलती है, पहले आपकी सेकंड वाली, मिनट वाली, घंटे वाली आराम से चलती है ना। तो इसमें क्या होता है, केवल इसमें जितने लिंक होते हैं उनके बीच केवल एक मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उसमें फोर्स लगाएं, केवल एक मोशन को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, और आप बोर्डन दाब गेज के बारे में सुने होंगे, ये भी एक तरह का आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़े होंगे, वहाँ पे मैनोमीटर, पीजोमीटर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप एक तरह का स्केलिंग, जो घड़ी की तरह आपका स्केलिंग होता है, बोर्डन गेज दाब मीटर जो होता है वो भी कुछ इसी तरह घड़ी की तरह ही होता बनाया जाता है। इसमें आपका जो कुछ भी प्रेशर वगैरह मापना रहता है, ठीक, वो सब आप इसमें मेजर करते हैं। तो इसमें भी सुइयां लगी होती हैं। ठीक, मान लीजिए जाते हैं तो सुई ज्यादा ऊपर जाती है, कम है तो नीचे आती है। तो ये भी आपके एक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मशीन की बात करें तो मशीन में लिख रहा है कि एक मशीन जो होती है वह एक या एक से अधिक मैकेनिज्म को मिलाकर बनाई जाती है। हमने आपको बताया था पहले कि मैकेनिज्म को अगर हम मॉडिफाई कर दें, उसमें हम
प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ उसमें चेंजेस कर दें तो जो मैकेनिज्म होता है वो आपका मशीन बन जाता है। तो वही डिफरेंस लिखा गया है कि जो मशीन होता है वह एक या एक से अधिक मैकेनिज्म को बनाकर बनाया जाता है जिसका उपयोग लाभदायक कार्य के लिए एनर्जी को ट्रांसमिट करना होता है। तो आपने क्या क्या पॉइंट देखा? आपने देखा कि जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, वो ओनली इसमें जो भी लिंक यूज किए जाते हैं उनके बीच या मोशन को ट्रांसमिट करता है, केवल उनको गति देता है। जैसे घड़ी की सुइयों के बारे में हमने एग्जांपल लिया। लेकिन जो मशीन होता है ये क्या करता है, सबसे पहले यह हमें डिजायर्ड वर्क प्राप्त करना होता है वो डिजायर्ड वर्क हमें देता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम यह करता है यह फोर्स एंड मोशन, ठीक, या फोर्स एंड गति दोनों को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जो कुछ भी इसकी एनर्जी रहती है उसको भी ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के अगर हम बात करें तो एग्जांपल देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है आईसी इंजन या जो स्टीम इंजन होता है। आईसी इंजन या स्टीम इंजन कैसे एग्जांपल होगा, तो देखिए क्या होता है। आईसी इंजन क्या है, आपका एक इंजन ही तो है। इसमें आपका क्या होता है, फ्यूल का जब कंबस्शन होता है तो आपने फ्यूल डाला इंजन में, ठीक, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। तो अभी वह स्टार्ट हुई है, उसको अवेलेबल एनर्जी मिल गई, उसको फ्यूल जो है एनर्जी के रूप में प्राप्त हो गया है। अब उसको मैकेनिकल वर्क में वह कन्वर्ट करेगा। तब गाड़ी जब आपकी रोड पे चलना शुरू हो जाएगी तो वह उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपका लेथ मशीन है, ठीक है, लेथ मशीन भी आपका जो है मशीन ही आपकी है। साथ साथ क्रेन, जो लिफ्ट, लोडर, ये सब होते हैं आपके एक तरह से मशीन के एग्जाम्पल है। बहुत सारे हैं, आप कुछ भी हर एक चीज देखी जाए तो मशीन ही होती है, ठीक है। आजकल देख लीजिए सब एक तरह से डिवाइस मशीन की तरह ही काम करती हैं। तो आशा करते हैं आपको मैकेनिज्म और मशीन में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसको अच्छे से पढ़िएगा, 5 नंबर का आपके सेमेस्टर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ आपसे बता दें, आप लोग नोट्स अगर इसका लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां से आपको नोट्स हम इसका प्रोवाइड कर दिए हैं और आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, जितना आप लोग डेली का अपना खर्च करते हैं उससे भी कम प्राइस में आपको नोट्स दिया जा रहा है। ओके, सो चलिए, यहीं पे आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो आपका मैकेनिज्म होता है और जो आपका मशीन होता है इन दोनों के बीच आप डिफरेंस को बताइए। तो मैकेनिज्म और मशीन क्या होते हैं ये आपने देख लिया, ठीक, तो आपको हमने ऊपर यहाँ पर बता दिया है। अब आगे जो आपको बताएंगे वो स्ट्रक्चर और मशीन, स्ट्रक्चर और मशीन में क्या क्या डिफरेंस होता है इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और मशीन में डिफरेंस देखते हैं। तो आपने मशीन को देख ही लिया, ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम करता है, अवेलेबल एनर्जी को डिजायर्ड वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने नाम सुना ही होगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि लोग कहते हैं ना कि वो जो स्ट्रक्चर बनाया गया था बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किसी फिक्स जगह पुतला तैयार कर देना, यही होता है, सिंपल तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसमें है। इसमें स्ट्रक्चर में फर्स्ट आपका लिखा गया है कि यह कोई लाभदायक ऊर्जा को ट्रांसमिट नहीं करता है, मतलब इसके माध्यम से कुछ भी हमें नहीं मिलता है, बस स्ट्रक्चर तैयार है, कह देंगे इसी स्ट्रक्चर का एक तरह का पुतला तैयार कर दिया गया है और इसी तरह का हमें दूसरा कॉपी चाहिए जो वर्क करता मिले। जैसे कि आप लोग जाते हैं मोबाइल शॉप में तो आप देखते हैं वहाँ बहुत सारे फोन रहते हैं, तो सब फोन वहाँ काम नहीं करते हैं। 5-6 फोन जो ब्रांडेड कंपनी की होती हैं उनका स्ट्रक्चर आपका पुतले की तरह रख दिया जाता है कि हाँ देख लीजिए ऐसे फोन आपका रहेगा, ऐसे ऐसे सब कुछ रहता है। तो उसी प्रकार से स्ट्रक्चर का काम है, ठीक। तो यह किसी भी प्रकार के एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करते हैं। जो मशीन होता है वह आपके एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं, आपको हमने पहले बताया था मशीन में जब पढ़ा रहे थे। सेकंड है कि इसके मेंबर के बीच कोई रिलेटिव मोशन भी नहीं होती। भाई यार पहले ही बता दिया, फिक्स है एक जगह पुतले की तरह खड़ा है तो क्या वह कोई काम कर पाएगा, नहीं, तो उसमें गति होगी नहीं होगी जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर ना लगाएं। ओके, जैसे कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड रूल पढ़ा होगा, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो भी आपकी हीट होती है वह हायर से लोअर लोअर की तरफ जाती है, ना कि लोअर से हायर। अगर हमें लोअर से हायर ले जाना रहता है तो एक्सटर्नल सोर्सेस की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से स्ट्रक्चर भी एक फिक्स जगह होता है जिसपे हम क्या करते हैं, मशीन का लोड होता है, ये सब उस पर वियर कराया जाता है, ठीक। और क्या होता है मशीन में, मशीन में तो आपको मैंने बताया ही था कि इसके बीच आपका रिलेटिव मोशन होता है।
अगर हम बात करें आपके थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसके एलिमेंट पर भार या बल कार्य करते हैं, जिसके कारण इसमें स्ट्रेन आ जाती है। हमने आपको बताया था जो आपका स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है, जो आपका स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है, जिसे आप नींव या फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, नींव या फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, जो आपका मान लीजिए या कोई आपका नींव यहाँ पे बनाया गया है, ठीक, इस पे आपका यहाँ पे बहुत सारे फोर्स आपके लग रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी टूटेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कभी टूटेगा नहीं, एक समय तो आएगा जरूर कि फेलियर हो जाएगा। तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है इस पे, इसके जितने भी एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चर के, ठीक, उस पे हमेशा वियर फोर्स ये सब काम करते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है इसमें स्ट्रेन जनरेट हो जाता है, जिससे यह खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर का नाम सुना होगा, तो इमारत, आपका घर वगैरह, पुल का देख लीजिए, मशीन का फ्रेमिंग करना, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन मशीन क्या है, मशीन क्या होती है कि इसके पार्ट्स फोर्स और मोशन दोनों का ट्रांसमिशन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लीजिए, जो भी आपको मशीन का नाम याद हो, इंजन, टरबाइन, लेथ, ड्रिलिंग मशीन, ये सब। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ तक आपका टोटल समाप्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए रिलेटिव मोशन जो होता है वो किन किन मटेरियल के बीच होता है और किसके बीच नहीं होता है, क्या मैकेनिज्म में होता है, क्या स्ट्रक्चर में होता है या मशीन में होता है। तो आप जानते हैं मशीन में होता है, तो आप मशीन को टिक कर कर आएंगे और आपको पूरा नंबर वहां पर मिलेगा। आइए चलिए हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देख। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पेयर। क्या आता है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, युगल, या जिसे आप बोलते हैं जोड़ा। क्या बोलते हैं, जोड़ा या पेयर। जोड़ा का मतलब क्या होता है, जिसमें दो रहे। क्या रहे, मतलब एक ही तरह का दो पार्ट काम करे, या अलग अलग डिफरेंट टाइप का दो पार्ट काम करे, जिसे आप साझेदारी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जब मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म रहे, ठीक है, जब कोई भी मैकेनिज्म है, उसके मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें एक लिंक को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक, उसके एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी मैकेनिज्म के हम दो एलिमेंट, या उसको हम लिंक भी बोल सकते हैं, एलिमेंट या लिंक भी बोल सकते हैं, को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके बीच रिलेटिव मोशन हो सके, तो उसको हम पेयर कहते हैं। सिंपल सी बात आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं, आपका यहाँ पे दो लिंक बना है, ठीक, आपकी फर्स्ट लिंक है, सेकंड लिंक है। दोनों लिंकों को अगर यहाँ पर देखिए बीच में हम आपस में जोड़ दिए हैं, बीच में यहाँ पे आपस में जोड़ दिए हैं, और इनके बीच जो है, अगर इनके बीच आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर इनके बीच रिलेटिव मोशन संभव है, उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको हम पेयर के नाम से जानेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या है, जैसे कि आपका इस तरफ है, तो कभी आपका इधर जाएगा, कभी फर्स्ट वाली लिंक इधर आएगी, फिर कभी सेकंड वाली। रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जिसे आप हिंदी नाम जानते हैं सापेक्ष गति। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपके रियल लाइफ में बताएं, तो आपने ट्रेन से तो यात्रा किया ही होगा। देखते हैं आप लोग कि एक ट्रेन आपकी जा रही है, इसमें आप बैठे हैं, ठीक है, इसमें आप बैठे हैं, और बाहर आपका कोई व्यक्ति खड़ा है। ट्रेन आपकी इधर जा रही है, व्यक्ति आपका फिक्स है, स्थिर है। तो आपको क्या लगेगा कि वह व्यक्ति जो है जा रहा है और किस दिशा में, विपरीत में जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वह व्यक्ति फिक्स है। ठीक है, और व्यक्ति को क्या लगेगा, व्यक्ति को लगेगा कि आप इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। या अगर और एग्जाम्पल की बात करें, तो आप अपने रोड को एग्जाम्पल मान लीजिए कि दो गाड़ियां हैं, ठीक, एक गाड़ी इधर जा रही है और आपकी दूसरी गाड़ी उधर से आ रही है, तो ये आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिंक को बताया गया है कि फर्स्ट वाली लिंक कभी सेकंड की तरफ जाएगी, सेकंड वाली कभी रोटेट होकर ऊपर से फर्स्ट की तरफ आएगी, तो फर्स्ट वाली ऊपर से सेकंड की तरफ जाएगी। तो इसको ही हम रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पेयर का मतलब आप समझे होंगे कि जब भी कोई मैकेनिज्म रहा है और उसका उसके अगर हम दो एलिमेंट या दो लिंक को आपस में जोड़ दें, और अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसको हम पेयर के नाम से समझते हैं। अब आइए पेयर के बाद यहाँ पे हम काइनेमेटिक पेयर के बारे में समझते हैं।
यहाँ से काइनेमेटिक पेयर। देखिए हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदी वर्ड पे ध्यान मत दीजिए, बहुत कठिन कठिन वर्ड मिलेगा। आप पेयर को आसानी से बोल सकते हैं पेयर, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? युगल। काइनेमेटिक्स का मतलब शुद्ध गति युगल। अब आपसे कोई बार बार बोले कि शुद्ध गति युगल क्या होता है बताओ, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, ऑकवर्ड फील होगा। बट अगर आपसे बोले काइनेमेटिक पेयर के बारे में समझाओ, काइनेमेटिक मशीन क्या होती है इसके बारे में समझाओ, तो आप आसानी से समझा सकते हैं। तो आप इंग्लिश वर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए इसको समझते हैं। देखिए, आप पेयर के बारे में पढ़ा आपने अभी आपने पेयर के बारे में पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि ओनली रिलेटिव मोशन अगर दो लिंक के बीच संभव हो तो उसको हम पेयर बोलते हैं। लेकिन काइनेमेटिक, व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर? तो काइनेमेटिक पेयर कह रहा है कि जब दो लिंक या एलिमेंट इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनके मध्य रिलेटिव मोशन पूर्णता या सफलता पूर्वक कंस्ट्रेंट हो, तो ऐसी लिंक के पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए, अब आप कहेंगे इसमें सक्सेसफुली या कंस्टेंट मोशन क्या होती है। देखिए अभी आपको आगे बताएंगे हम कि क्या होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट और क्या होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आ गया है टॉपिक, तो इसको हम समझा देते हैं। देखिए, उसमें आपका सिंपल बस रिलेटिव मोशन की बात की थी, लेकिन इसमें कहा है कि जो रिलेटिव मोशन आपके काइनेमेटिक पेयर में हो रहा है वह आपका पूरी तरह से कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट होना चाहिए। क्या लिख रहा है यहाँ पे? लिख रहा है आपका कंप्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसमें जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वह पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, सक्सेसफुली कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, जो यहाँ पे कांस्टेंट वर्ड लिखा गया है इसका मतलब होता है फिक्स्ड। जब भी आपको नाम पता चले कि कांस्टेंट मोशन, तो उसका नाम होता है फिक्स्ड मोशन, मतलब गति आपकी फिक्स है, निश्चित है। ठीक, तो आइए समझते हैं जो सक्सेसफुली कांस्टेंट होती है वो किसको कहते हैं। ठीक, देखिए आपका अभी आएगा टाइप ऑफ काइनेमेटिक मोशन के बारे में या रिलेटिव मोशन, तो उसमें आपका कंप्लीटली मोशन अलग आएगा, उसके बाद सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन अलग आएगा। ठीक, यहाँ पर आपको अब इसमें देखिए आपको बताया हमने कि जो काइनेमेटिक पेयर होते हैं इसमें जो भी रिलेटिव मोशन होता है वह आपका टोटली कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता है। तो आप बता दिया कांस्टेंट मोशन जो होता है वो फिक्स, उसको नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंप्लीटली के बारे में समझते हैं। जो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है उसको समझते हैं, क्योंकि आपका इसमें कहा गया है कि इसमें जो रिलेटिव मोशन होता है वो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए या सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए। तो ये सब है आपका आगे आएगा। और थोड़ा सा कंप्लीटली के बारे में समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम एक फिगर बना रहे हैं, इसके माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए यह आपका एक स्क्वायर है। क्या है? यह आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा इसके अंदर एक और स्क्वायर कटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम एक रॉड जो है, इसमें हम एक स्क्वायर कट का रॉड जो है अगर मान लीजिए फिट करते हैं, इसमें एक हम स्क्वायर रॉड को हम इसमें क्या कर रहे हैं? फिट कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम एक स्क्वायर रॉड को फिट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ये रॉड मान लीजिए अगर इस सर्किल में जाएगा तो ये किस तरह का मोशन करेगा? ये किस तरह का मोशन करेगा बताइए? आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम तो बता ही दे रहे हैं। देखिए यह जो रॉड है अगर इसमें जाता है तो यह ओनली आपका रेसिप्रोकेट मोशन, रेसिप्रोकेट कर सकता है, बस आगे पीछे सरक सकता है। यह जो है आपका रोटेट नहीं कर सकता, यह आपका रोटेट नहीं कर सकता, ओनली आगे पीछे ओनली रेसिप्रोकेट मोशन कर सकता है। ठीक, तो इससे हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। क्या बोलते हैं? कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, क्योंकि यह एक निश्चित दिशा में ही केवल आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है या तो यह एक निश्चित दिशा में ऊपर जाएगा या तो यह एक निश्चित दिशा में नीचे की तरफ आ सकता है इस रॉड में। ठीक है, इस होल में, तो इसे हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम थोड़े से और बात करें तो जो आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है, क्या है जो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है इसको हम यहाँ पे बताते हैं। कंप्लीटली आपने समझ लिया, आगे मिलेगा ही। जो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है इसमें क्या होता है कि आपने फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में सुना होगा।
फिगर यहाँ पर बनाते हैं, आप लोग देख लीजिए। ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आया है तो जानकारी होना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका कोई रॉड है, ठीक है, ये आपका क्या है, कोई रॉड है, ठीक है, ये आपका कोई रॉड है। इस पे आपका यहाँ पर कोई लोड लगाया गया है, यहाँ पर आपका सबसे ऊपर कोई आपका यहाँ पे लोड आपका यहाँ लगाया गया है, ठीक, यहाँ पर आपका लोड लगाया गया है। और ये जो है आपकी कोई शाफ्ट है, ये जो है आपकी कोई शाफ्ट है, शाफ्ट आपकी सर्कुलर है, ठीक है। इसको इसमें आपका क्या किया गया है, आपका इसमें डुबोया गया है, ठीक। तो क्या होता है कि आप कभी कभी देखते हैं कि जैसे लोअर से हायर अगर हमें जाना रहता है तो एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से इसमें भी है कि अगर इसको हमें ऊपर उठाना है, अगर इसको हमें यहाँ से ऊपर उठाना रहेगा इस लोड से, तो हमें यहाँ पर एक्सटर्नल इफर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल इफर्ट, तो इसके द्वारा जो मोशन कराया जाता है एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से, उसको हम नाम देते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो इसको भी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो पेयर होते हैं ओनली उसमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए, बट जो आपके काइनेमेटिक पेयर होते हैं उनके बीच भी रिलेटिव मोशन होना चाहिए, बट कंफ्यूजन आपका होगा, उनके बीच रिलेटिव मोशन तो होगा, लेकिन वो किस तरह का होगा, वो आपका कंप्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट टाइप का मोशन होगा। तो आप इसको समझ चुके होंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम और बात करें तो इसका थोड़ा इंग्लिश वर्जन भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। द टू लिंक्स आर एलिमेंट्स ऑफ ए मशीन व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब जब भी दो मशीन के एलिमेंट जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ओनली पेयर का फॉर्म जानते हैं, मतलब उसको हम पेयर के नाम से जानते हैं, ओके। लेकिन अगर इनके बीच वही जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वह कंप्लीटली या सक्सेसफुली कांस्टेंट हो गया, तो उसको हम काइनेमेटिक पेयर के नाम से जानेंगे। और जब भी आपका कंप्लीटली सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो जाए तो उसको हम डिफिनिट डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर आपका कांस्टेंट लिखा गया है तो उसका मतलब वह किसी फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका काइनेमेटिक पेयर यहाँ पर समाप्त होता है। ये सब अभी बेसिक जानकारी आपको बताई जा रही हैं, और आपके एग्जाम में जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वहां पर टिप्पणी वाले क्वेश्चन में सभी आपसे छोटे छोटे टॉपिक है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपसे पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर आ गया कांस्टेंट मोशन। क्या आ गया, कांस्टेंट मोशन, जिसे आप बोलते हैं, हिंदी तो बहुत कठिन है, इसमें निरुद्ध गति लिखा गया है, तो आप सीधे बोल दें फिक्स गति या कांस्टेंट मोशन। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि यदि किसी पेयर में गति किसी भी दिशा में गति करने को बिल्कुल स्वतंत्र ना हो तो ऐसी गति को हम कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि जो कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है वो होता है फिक्स्ड, जो कि आपका एक डिफिनिट डायरेक्शन में होता है, जो कि आपका एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि, तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि जो कांस्टेंट मोशन होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये निश्चित नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, बल्कि यह डिफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जाने के लिए यूज किया जाता है। एक निश्चित दिशा में मोशन कराने के लिए जो जो भी पेयर आपके यूज किए जाते हैं, उस तरह जो आपकी मोशन उस समय होती है उसको ही हम कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर आके हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कांस्टेंट मोशन। जो आपका कांस्टेंट मोशन होता है उसका कुछ टाइप्स होता है। इसको आप क्या दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो आप रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं, जो आप रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसका टाइप क्या क्या होता है। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे और ये भी पूछे कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है, इसका क्या टाइप होता है, तो दोनों एक तरह से सेम होता है, तो इसका हम टाइप समझते हैं। देखिए, सेम का मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट मोशन और रिलेटिव मोशन सेम,
मतलब इनके टाइप्स का जो वर्गीकरण किया गया उसका जो नामकरण है वो लगभग मिलता जुलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सबसे पहला समझते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है आपका कंप्लीटली कॉन्स्टेंट मोशन। क्या है? सबसे पहला जो है आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। तो आपने भी ऊपर कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ा है। तो कांस्टेंट मोशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया भी होगा। तो इसका मतलब जो कंप्लीटली कांस्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमने पीछे डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपका यह मान लीजिए कोई आपका सर्कुलर, सॉरी, आपका कोई यह रेक्टेंगुलर, आपका किसी भी प्रकार का मान लीजिए कोई भी शेप है आपका, इसमें अगर हम सर्कुलर, सॉरी यार, फिर इसमें मान लीजिए कोई हम रेक्टेंगुलर शेप इसके अंदर कोई होल कर देते हैं और इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रॉड को अगर इसके अंदर हम फिट करते हैं तो क्या होता है कि यह इसमें ओनली रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर सकता है, ओनली आगे पीछे कर सकता है, ना कि यह रोटेट करता है। तो मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है इसमें क्या होता है कि जब जब भी आपका मोशन रहता है, जो आपके पेयर हैं उनके बीच अगर मोशन जो है एक निश्चित डायरेक्शन में किया जा रहा है, जिस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, तो उसको ही हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि या मान लीजिए इधर अगर आप लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दे रहे हैं तो आपका एक निश्चित डायरेक्शन यहाँ पता चल गया कि इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो यह जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आपको आपने देखा कि फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग गया है तो आपका इसमें जो भी फिट किया जाएगा रेक्टेंगुलर रॉड वह आपका इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, निश्चित हो गई। तो आप लिखेंगे कि मध्य जब किसी पेयर के मध्य निश्चित दिशा में फोर्स को लगाया जाता है तो उस समय होने वाली गति को कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। तो उस समय होने वाली गति को कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। गति को कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये जो आपका मान लीजिए किसी भी मैकेनिज्म का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट है तो जरूर कि वह पेयर से ही बना होगा, ठीक है, मैकेनिज्म बना है तो पेयर से ही बना होगा, मशीन बनी है तो पेयर उसमें जरूर यूज किए गए होंगे। तो इसमें देख रहे हैं किसी निश्चित दिशा में अगर हम फोर्स को लगाते हैं और निश्चित दिशा में वह गति कर रहा है तो उसको हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानेंगे। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। क्या है? दूसरा जो है वो है आपका इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। अभी आपने देखा था कि जो कंप्लीटली था उसमें किसी निश्चित दिशा में हो रहा था, लेकिन इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होगा, तो इनकम्प्लीट नाम से पता चल गया कि क्या होता है कि जब एक बार यह उसमें मान लीजिए एक निश्चित समय होता है, लेकिन ये क्या करता है कि एक दिशा से दूसरे दिशा, मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा भी इसका डायरेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लीजिए आपका कोई रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें आपका कोई सर्कुलर शेप कटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम अगर किसी सर्कुलर रॉड को फिट करें, अगर फिट करते हैं तो क्या होता है कि यह सबसे पहली बात यह आपका रेसिप्रोकेट मोशन भी करेगा, साथ ही साथ यह रोटेट भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में यह रोटेट भी हो सकता है।
और यह जिस भी डायरेक्शन में जैसा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में यह ऊपर नीचे भी हो सकता है, रोटेट भी कर सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि यह एक से अधिक दिशा में गति कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि जब भी पैर के मध्य जब किसी पैर के मध्य अगर हम फोर्स को लगाते हैं और वह एक से अधिक दिशा में गति कर सकता है, घूम सकता है, तो उसको हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा डेफिनेशन, या चलिए हम लिखते रहे हैं। जब किसी पेयर के मध्य जब किसी पेयर के मध्य फोर्स को लगाया जाता है, जब किसी पेयर के मध्य फोर्स को लगाया जाता है और वह एक से अधिक दिशा में गति कर सके तो उसे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। इसको हैश कर लीजिए, बस सर्किल को ओपन रहने दीजिए। अब चलिए हम थर्ड पॉइंट इसका समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो इसका थर्ड टाइप है उसके बारे में भी हमने आपको अभी ऊपर बताया था। जो इसका थर्ड टाइप है वो क्या है, जो थर्ड टाइप है वो है आपका सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। क्या है, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। जो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होता है ये क्या होता है, ये इसको हम समझते हैं। अब आप कहेंगे जब कंप्लीटली और सक्सेसफुली दोनों सेम ही होते हैं तो क्यों अलग अलग इसको हमने डिफाइन किया। तो देखिए बात ये है, कंप्लीटली में थोड़ा डिफरेंस ये था कि वो ओनली एक डायरेक्शन में चलते थे, बट जो सक्सेसफुली है इसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अभी आपको हमने पीछे देखा, आपने एक फिगर बनाया था, फुट स्टेप बियरिंग का था। इसका था फुट स्टेप बियरिंग का एक हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाया था। इसमें एक अगर हम शाफ्ट को लगाते हैं, मान लीजिए आपका एक कोई शाफ्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है, इस पे मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई लोड लगाया जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि यह ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि शाफ्ट है ऊपर नीचे या रोटेट होना तो जरूर चाहेगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसको रोटेट कराने के लिए, इसको रेसिप्रोकेट कराने के लिए हम इसमें एक एक्सटर्नल इफर्ट लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ताकि यह इस लोड से ऊपर नीचे जा सके। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल इफर्ट। मतलब क्या होता है, जब हम पेयर के मध्य फोर्स लगाते हैं, अगर उसके बाद भी मतलब जितना फोर्स लगा है उतना फोर्स लगा दिया मैंने मान लीजिए, उसके बाद भी अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा और एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो उस समय जो भी चेंजेस आता है, उस समय जो भी मोशन उत्पन्न होता है, उसको हम सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं, हम बोलते रहे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मतलब इसमें आप लिख सकते हैं जब भी आपके एलिमेंट के बीच मोशन स्वयं ना होकर किसी एक्सटर्नल फोर्स से कराया जाता है तो उसको हम सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, तो जहां तक आपका टोटल समाप्त होता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी समझ में नहीं आएगा आप लोग हमारे पास कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बताएंगे आपको आने वाली वीडियो में। ठीक है, कम समय का वीडियो रहेगा, आप लोग ज़्यादा रिस्पांस करेंगे पता है हमें, और सपोर्ट अगर आप लोग करते हैं तो एग्जाम टाइम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट को। इसके पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हम देना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग जाएं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें। AKC टेक्निकल क्लासेज के नेम से एप्लीकेशन बनाया जा चुका है,
आप लोग डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आपकी IMED सब्जेक्ट की, तो इस पे एक स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है। एक स्पेशल ऑफर चलाया जा रहा है। आप लोग इस सब्जेक्ट का नोट्स परचेज जरूर करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। साथ ही साथ अपने साथियों को भी बताएं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का IMED सब्जेक्ट कॉमन है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी IMED सब्जेक्ट मोस्ट कॉमन है। तो आप लोग अगर सपोर्ट हमारा करते हैं तो विश्वास रखिए एग्जाम टाइम में बहुत ही बेनिफिट आप सभी को होने वाला है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।